हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेबल स्टडी। देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल, जो कि हमारा बेस्ड होगा। हमारा जो भी अभी हमने जो भी पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, उसके बेस पर होगा। और जो भी बेसिकली आपके न्यूमेरिकल्स हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक का हो या फिर किसी अदर बुक का हो या फिर पर्टिकुलर किसी एग्जाम में आया हो, है ना, तो आप इस वीडियो को जरूर देखो, है ना, और न्यूमेरिकल को सॉल्व करो। देखो, सॉल्व करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। हमने जो भी फॉर्मूला देखा है हम पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है, हाँ, और पेन और कॉपी निकाल लो, और बिना पेन और कॉपी के आप ये चीज़ें पढ़ना स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। निकाल लिया। देखो, पहले सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लो अपनी कॉपी पर। तो हमने पढ़ा था E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू पढ़ा था, या हम F इक्वल टू क्या कह सकते हैं, E इंटू क्यू भी कह सकते हैं, या इसी F को हम और क्या कहते थे, mg कहते थे। अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल, अगर हम अपने उसकी बात करते थे, है ना, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, F इक्वल टू mg भी कह सकते हैं। यानी कि ये तीनों ही आपस में, ये दोनों ही आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, एक चीज़ हमने फिर और पढ़ी थी कि हमने फिर ये पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हमने कहा था 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या फिर हम देखो इस पूरे की वैल्यू हम क्या मानते थे, हम इसे मानते थे के। तो हम ये भी कह सकते हैं क्या कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और आपको पता है कि के की वैल्यू कितनी होती है, भूले तो नहीं हो ना, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे थोड़ी सी कुछ और बातें समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक सी बातें समझते हैं, जो कि आपके न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बात समझना, जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि हम क्या करते थे, हमने बात करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हमने कहा सर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हम पर्टिकुलर, अगर हम बात करें कि हमने कहा कि जैसे मान लो, हमने कहा कि मान लो मेरे पास सर दो चार्जेस थी ना, एक चार्जेस यहाँ थी। बहुत ध्यान समझना, ये अगर समझ लिए तो आपको जो न्यूमेरिकल है वो, उस न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मान लो हमने कहा सर यहाँ पर मेरे पास दो चार्जेस है, एक मान लो ये प्लस चार्ज है और एक मान लो ये माइनस चार्ज है। तो ये क्या कर रहा होगा, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा अपने चारों तरफ, है ना। तो अब सर मान लो हमने कहा आपसे कि चलो बच्चों आप ये बताओ, आप इस पॉइंट पर जो है, बात समझना मेरी, आप इस पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ठीक है। मान लो जैसे मान लो अभी हम यहाँ पे केवल अभी हम एक चार्ज को अगर हटा दें, ठीक है ना, और हमने कहा कि मेरे पास भाई एक ये चार्ज था, और चलो इस चार्ज के थ्रू इस पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आप चलो बताओ मेरे को। तो देखो आप क्या करोगे, ये इस तरीके से, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखो क्या होगा। मान लो कि अगर बेसिकली हम ये कहें कि हमने कहा था कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमारे फोर्स के अलोंग होती है, फोर्स के अलोंग होती है। तो मान लो ये हमारा कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज में जो फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ, बाहर की तरफ भागती हैं, है ना। तो बाहर की तरफ भाग रही है, इस तरफ भाग रही है, मतलब कि इसका जो फील्ड होगा वो कुछ इस तरफ होगा, है ना। मान लो कि अगर हम इसको मान लिया, अगर हमारा ये पॉइंट ए है, तो हमने कहा सर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई ए होगा। बात समझना ध्यान से, ई ए होगा। अच्छा, फिर हमने कहा कि नहीं, अब हमने एक और यहाँ पर हमने चार्ज रख दिया, हमने एक यहाँ पे चार्ज रख दिया, माइनस का चार्ज रख दिया, ठीक है। और हम फिर से आपसे ये जानना चाहते हैं कि चलो इस पॉइंट के थ्रू, है ना, मतलब इस चार्ज के थ्रू इस पॉइंट पर फिर से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर की तरफ होगा, आप ये बताओ। देखो, मान लो हम इस पॉइंट को क्या मान लिया जाए, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, चलो पी मान लेते, कुछ भी मान लेते हैं ना। देखो, तो हमने कहा सर ठीक है, तो अब देखो, अब ये क्या है, अब ये निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज में आपको पता है कि जो फील्ड लाइन होती है वो कैसे, वो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में क्या हुआ, ये रेडियली जो है हमारा जो फील्ड लाइन है वो फ्लो किया, ठीक है। अच्छा देखो, अगर इस डायरेक्शन में अगर फ्लो करे तो इसकी जो फील्ड लाइन होगी, इसका जो फील्ड होगा, इस पॉइंट पर जो फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा, मेरी बात समझना, इधर की तरफ होगा। तो आप कह रहे हो सर इस पॉइंट पर हमें जो फील्ड मिल रहा है, मतलब जो हमें डायरेक्शन, मतलब इस वाले चार्ज के थ्रू एक इधर मिल रहा है और इस वाले चार्ज के थ्रू हमें इधर मिल रहा है, तो सर कौन सा लिया जाए, ई ए लिया जाए। मान लो हमने कहा सर ये मेरे पास बी है, ठीक है, बहुत ध्यान समझना, हमने कहा सर ये बी है, तो हमने कह दिया सर ये क्या होगा, ये ई बी होगा। अच्छा, ये बातें समझ में आ रही ना, ये इधर की तरफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये माइनस है, और माइनस में हमें आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो इनवर्ड डायरेक्शन की तरफ फ्लो होती है, तो ये इनवर्ड डायरेक्शन की तरफ फ्लो हुई। अच्छा, अब सर ये हम कहें कि सर अब इसमें से कौन सा लिया जाए। देखो, इस कंडीशन में हमेशा याद रखना कि जब भी ऐसी केसेस आ जाएंगे तो इस केस में हमेशा क्या लेंगे, हम इनका रिजल्टेंट लेंगे। याद रखना, हम इनका क्या लेंगे, हम इनका रिजल्टेंट लेंगे, ठीक है ना। तो अब मैंने आपको बताया रिजल्टेंट, अब जिन बच्चों को रिजल्टेंट नहीं आता निकालने, अब देखो फिर से समझ लो, यहाँ पे फिर से समझ लेना, बहुत आसान है रिजल्टेंट निकालना। क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जैसे सबसे पहले इस वाले पॉइंट को आप देखो, तो क्या करो कि इस पॉइंट से आप एक ऐसी
ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो इसके पैरेलल हो। बात समझना, इस पॉइंट से आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो इस लाइन के कैसी हो, इस वाली वेक्टर के कैसी हो, पैरेलल हो। तो सर कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं? तो हम कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये पैरेलल है इस वाली लाइन के, ठीक है। फिर हमने कहा सर अब हम इस वाले पॉइंट से हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस वाली वेक्टर के कैसे हो, पैरेलल हो, इस वाली लाइन के कैसे हो, पैरेलल हो। तो सर हमने कहा कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। आगे बात समझ में? अब हम क्या करेंगे, यहां से जो है हम इस पॉइंट को मिला देंगे। तो ये जो हमारा मिलेगा ना, ये जो भी हमारा ये जो भी हमारा वेक्टर होगा वो हमारा ओवरऑल इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट, है ना। तो मान लो हमने कहा सर ये हमारा फाइनली मिला E, तो E इज इक्वल टू, अब रिजल्टेंट बेसिकली आप लोग पढ़े हो फॉर्मूला, क्या हम कहेंगे, अंडर रूट EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2EA इंटू EB और इंटू कॉस थीटा। अब इनके बीच का जो भी थीटा होगा वो हम थीटा ले लेंगे। आ रही मेरी बात में? वो न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, हिंट के थ्रू या फिर जैसे भी डायरेक्टली कैसे भी करके वो दिया हुआ रहेगा। तो ये बात एकदम ध्यान रखना, है ना। एक पॉइंट चार्ज है ना, मान लो एक और पॉइंट चार्ज हो गया, तो इस केस में हम कैसे करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज मैंने आपको बताया ना, ध्यान रखना। ओके, तो सॉल्व करते हैं हम अपने न्यूमेरिकल्स को, अपने क्वेश्चन को। ओके देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बच्चे देखो, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो डरना नहीं है, क्वेश्चन को देख के बहुत ही हम लोग अच्छे समझने वाले हैं, बहुत ही प्यार से हम लोग समझेंगे इस न्यूमेरिकल्स को, है ना। और आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये बेसिकली एक PDF फॉर्म है, आप जाकर के वहाँ से आप ये जो भी आपका ये जो क्वेश्चन है ना, आप वो सारे क्वेश्चन आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो, है ना। देखो ध्यान से सुनना समझना, पहले आप क्वेश्चन को क्या करो, अपनी कॉपी में लिख लो, अगर आपके पास बुक है तो भी, और अगर नहीं है तो भी। देखो क्या कह रहा है, ध्यान समझना। कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वैल्यू 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। फिर आगे क्या बोलता है, ये कहता है कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड। अब क्या किया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो बदल दिया जा रहा है, मतलब अभी ऐसे चल रहा होगा सपोज दैट, तो अब ऐसे चलने लगा। तो उस केस में क्या हुआ, अब हमारा एक प्रोटॉन जो है वो फॉल्स होने लगा, है ना। प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस, और डिस्टेंस अभी सेम है, कितनी, 1.5 सेंटीमीटर की हाइट से वो अभी गिर रहा है। अच्छा, कंपेयर द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। तो आपको जो टाइम बताना है ना, कि जो दोनों की गिरने का जो टाइम है वो आपको कंपैरिजन करना है। तो आपने ये बताओ, आपने ये पढ़ा था कि जब आपने क्लास 11 में पढ़ा था, क्लास 11 आपने क्या पढ़ा था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंडर में जब गिरती है तो जो दोनों का टाइम होता है वो सेम रहता है, मतलब जो वो मास पर बेसिकली डिपेंड नहीं करता। तो हमें वही काम हमें यहाँ पर भी चेक करना है, हमें ये देखना है कि दोनों की गिरने का जो टाइम है वो सेम है या एक जैसा है। बात समझना मेरी, आ रही मेरी बातें समझ में? ठीक है, हमें यही काम करना है, हमें यही चेक करना है। देखो सबसे पहले देखो क्या करते हैं हम, कि जो हमारे पास गिवन है, आपने क्वेश्चन को लिख लिया है, अपनी कॉपी में लिख लिया है, बार बार आपको बोर्ड में देखने की जरूरत नहीं है ना, ये इंश्योर हो लो। ओके लिख लिया, चलो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास इस न्यूमेरिकल में जो भी चीजें गिवन है पहले हम उसको लिख लेते हैं ना। तो अगर हम बात करें सर क्या क्या गिवन है, कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो तो कह रहा है कि कहीं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो हमने कहा कि सर इन दोनों के बीच में हमारी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी। बात समझना ध्यान से, सही से बना लेते हैं, है ना। इन दोनों के बीच में क्या थी, हमारी हमारी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है। तो मान लें कि यहाँ पर एक प्लस होगा, है ना, और यहाँ पर माइनस होगा, तब जाकर के क्या होगा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब फिर से कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि व्हेन द देखो अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है, मतलब कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है भाई, ऑब्वियस बात है ये इलेक्ट्रॉन है, ये नीचे इधर की तरफ फॉल होगा, ठीक है। और यहां से यहां तक जो फॉल होने की ये जो इसकी जो क्या है, जो डिस्टेंस है वो कितनी दी गई है, 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर ले, हम सबसे पहले लिख लें, मतलब कि, और फिर ये दिया गया कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू, आपने क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वैल्यू 2 × 10⁴, यानी कि जो ई गिवन है वो दिया है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ये तो आपको पता है। और जो डिस्टेंस है फॉल होने का, ओके जो डिस्टेंस है फॉल होने का वो देखो कितना दिया है, वो दिया है। तो मान लेते हैं डिस्टेंस को हम y = ले लेते हैं कितना, 1.5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, है ना। ये सेंटीमीटर में है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा मीटर में, ठीक है। चलो तो हम इसको चेंज कर ले मीटर में, तो हम कह सकते हैं 1.5 × 10⁻⁻2 मीटर। ओके
अब बात समझना, तो आपने कहा सर मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इधर प्लस इधर माइनस एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ठीक, और उसमें एक हमारा इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है तो क्या होगा, वो प्लस की तरफ आएगा। अच्छा, तो ये कह रहा है कि इसको फॉल होने में, यहां से यहां तक इसको फॉल होने में कितना टाइम लगेगा। देखो टाइम कितना, ये कह रहा है कि टाइम कितना लगेगा, तो अगर हम बात करें टाइम, अगर हम मान लो जैसे अब इसमें हमारी स्पीड तो है नहीं, मतलब या फिर ऐसे समझो कि जब ये इनिशियली जब फॉल होगा, है ना, जब यहाँ से जब ये गिरना स्टार्ट होगा तो इसमें उसकी जो यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। आपसे टी पूछ रहा है, ओके, और आपको डिस्टेंस भी पता है, यानी कि आपको एस पता है, एस इज इक्वल टू मान लो वाई भी हम हमें पता है, बेसिकली हमने यहाँ पे वाई माना है, ठीक है, हमें डिस्टेंस भी पता है। तो आप ये बताओ मेरे को, जैसे आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो आप ये लगाओगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दिख रहा है क्या, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बताओ ये लगाओगे, अप्लाई करोगे। तो हमने कहा सर ठीक है आप अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज नहीं पता सर, वो क्या है, वो हमें पता है नहीं है, एक्सेलरेशन हमें नहीं पता। कोई बात नहीं, हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जानते हैं। देखो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं क्या, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन, अभी हम ये बेसिक्स है, हम एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना। हमने कहा सर ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन एम, ओके। तो देखो हमें फोर्स, मतलब कि अब कौन सी वाली फोर्स, तो इलेक्ट्रिक जो हमारी जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, हम वो अप्लाई कर सकते हैं, है ना। एफ इज इक्वल टू जो भी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं क्या, क्यू इंटू ई, है ना, वो लगा सकते हैं, और ई हमें देखो पता है। और रही बात एम की, तो बेसिकली अगर हम बात करें एम का मतलब क्या होता है, बेसिकली मास। तो यहाँ पर हमारा फॉल कौन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे मास किसकी रखेंगे, इलेक्ट्रॉन की मास रखेंगे। आगे मेरी बात है, तो यहाँ से हम ए निकाल सकते हैं, यहाँ पर मैं की वैल्यू रख देंगे, टी को यहीं पर छोड़ देंगे अकेले, और सभी को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, और वहां से हम टी की वैल्यू निकालेंगे। ये बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व। अब जिन बच्चों को समझ में आ गया वो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो, ओके। अब नहीं समझ में आया तो आप मेरे साथ बने रहो, समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। देखो आपको टेंशन लेने वाली बात एकदम नहीं है ना। आपको जो भी चीजें समझ में अगर नहीं आती हैं तो आप वहां पर जो कमेंट है, आप मेरे को वहां पे कमेंट में करके बताओगे सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई, बट पूरी वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो स्टार्ट करें। देखो तो हमें सर चाहिए, हमें अगर इस फॉर्मूले से अगर हमें टी को निकालना है सर, तो हमें यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए होगी, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करते हैं। अब सर एक्सेलरेशन देखो अगर हम एक फील्ड अगर बना रहे हैं, है ना, तो हम क्या कहेंगे कि इस केस में हमारा जो फील्ड होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ओके। तो देखो हमने कहा कि सर यहाँ से अगर हम हम एक्सेलरेशन, मतलब हम इलेक्ट्रॉन की अगर एक्सेलरेशन निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सर क्या होगा, फॉर्मूला हमें पता है, मान लो हमने कहा ए ई, है ना। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, हमने ए ई से कह दिया। तो क्या होता है, एफ अपॉन एम ई, एफ अपॉन एम ई, और एफ ई मतलब फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो कितना फोर्स होगा, तो एफ इज इक्वल टू, आप बेसिकली क्या फॉर्मूला जानते हो, अभी अपने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, क्यू इंटू ई। और Q कौन सा चार्ज, Q बेसिकली हमारा क्या चार्ज है, किसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखेंगे, और M की अपॉन एम ई आपका क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है जो आपका इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, Q इज इक्वल टू हम कहते हैं ना, माइनस E इज इक्वल टू क्या कहते हैं, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ओके। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, भूल गया, M इज इक्वल टू कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ये आपका मास होता है, ओके। और आपको इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो देखो आपको पता है, तो क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू ई देखो कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर 4 है, ओके, अपॉन एम ई कितना है, 9 इंटू 10 टू द पावर -31। अब बोलो आप इसको सॉल्व कर लोगे, है ना, लगभग ये आपका हो जाएगा 16 टू 3.2 और 9, तो लगभग ये आएगा आपका, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इसका जो आंसर है वो आएगा 3.55 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझना, सॉरी हाँ सेकेंड स्क्वायर है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन है भाई, तो क्या होगा, सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका एक्सेलरेशन आया किसका, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो फॉल हो रहा होगा तो वो कितने एक्सेलरेशन से गिर रहा होगा, वो इतने एक्सेलरेशन से गिरा होगा। देखो अब मजे की बात पता है क्या है, यहीं से आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यहीं से आपका, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन आपका जब एक्सेलरेट करने लगे,
है ना, एक्सेलरेट करने लगे, है ना। फिलहाल अभी क्या हम बेसिकली क्या देखते थे कि अभी हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता था, फिलहाल अभी हम इस चैप्टर में यही चीजें पढ़ रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता था वो अभी स्टॉप होता था, एक जगह रुका हुआ रहता था, तभी तो हम उसको कहते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ कि अभी हमारा फिर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक जैसा मतलब एक मोशन करने लगेगा, ठीक है। फिर हमने अभी ये देखा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करने लगा, एक्सेलरेट करने लगा, है ना। तो अभी हम ये जो अब एक्सेलरेशन वाला मतलब जब इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेट करने लगेगा तो ये हम फर्दर हम अगले वाले चैप्टर में नेक्स्ट जो भी हमारा चैप्टर आएगा हम उसमें इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने कहा कि सर जो एक्सेलरेशन है इलेक्ट्रॉन का वो कितना हो गया, 3.55 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन है इस इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है ना। हमने ये निकाल लिया। तो चलो अब हम क्या कर लेते हैं, इतनी बातें पहले नोट डाउन कर लो। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम वो टाइम निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं S इज इक्वल टू, वी नो दैट S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। तो S की जगह देखो हम क्या कर सकते हैं, x की मतलब ये जो हमारा जो डिस्टेंस है इसकी जगह हम क्या y रख दें, ओके y रख दिया जाए। अब देखो u हमारा है कितना भाई, अगर इलेक्ट्रॉन अगर जस्ट यहाँ से अगर फॉल होना स्टार्ट हुआ तो उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो कितनी है, 0 है ना। तो हमने कहा सर u इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू ए हमें पता है सर, ए हमारे पास कितना है, ए हमें पता है 3.55 इंटू 10⁻15 और इंटू टी का स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके तो सर टी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये 2 का इधर मल्टी, ये तो पूरा का पूरा टर्म हटा दे, ये पूरा हट गया, तो 2 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2y अपॉन 3.55 इंटू 10⁻15। अब इसको अगर हम t को अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा t इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा √2 इंटू वाई की देखो वैल्यू हमने कितनी मानी है, मतलब दी गई है, मानी नहीं है, 1.5 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 3.55 इंटू 10⁻15। और आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, वो आएगा बेसिकली आपका 2.9 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड, है ना। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन फॉल होने में देखो कितना समय ले रहा है, 2.9 इंटू 10⁻⁹, मतलब इमेजिन कर सकते हो -9 सेकेंड है, मतलब सोच लो, मतलब हम कहते हैं ना 1 सेकेंड दैट इज टिक, है ना। तो ये -9 है, 10⁻⁻9 सेकेंड, मतलब बहुत ही ज़्यादा माइनर, मतलब क्या क्या बोला जाए इसके बारे में, मतलब बियॉन्ड द लिमिटेशन हम ऐसा कह सकते हैं, है ना। हमारे इमेजिनेशन से भी बहुत ज़्यादा मतलब कम समय में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तुरंत फॉल डाउन हो जाएगा, इतने सेंटीमीटर डिस्टेंस को तुरंत वो क्या करेगा, गिर जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके पास कितनी, 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है। आ रही बात समझ में, देखो तो हमने सर क्या है कि हमने इलेक्ट्रॉन के फॉल डाउन होने का हमने जो टाइम है वो हमने निकाल लिया। अब सिमिलरली क्या कह रहा है, अब देखो, अब सेम इतनी बातें पहले नोट डाउन कर लो। अब देखो अब क्या कह रहा है, ओके सर, तो हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रॉन के फॉल होने का हमने टाइम निकाल लिया, ठीक है। अब देखो अपने क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि क्या होता है कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड, अब जो डायरेक्शन है वो बदल दिया जा रहा है ना। प्रोटॉन, मतलब हमने कहा सर फॉर प्रोटॉन के लिए, ठीक है, बात यहाँ समझना। प्रोटॉन के लिए हमने कहा कि अभी हम जो ऊपर की तरफ जो हम माइनस लेते थे, नीचे की तरफ जो प्लस लेते थे, अब हम नीचे की तरफ लेने लगे माइनस, है ना, और ऊपर की तरफ लेने लगे प्लस, ओके प्लस, ठीक है। तो ये हमारी कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बनेगी, समझो, ऐसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, है ना। तो फिर ये कह रहा है, फिर आगे अपने क्वेश्चन में देखो, अपनी कॉपी में देखो, कहता है कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड, हमने रिवर्स कर दिया, अब प्रोटॉन्स फॉल थ्रू द सेम डिस्टेंस। तो अब क्या होने लगा, अब यहाँ से एक प्रोटॉन का जो है वो फॉल होने लगा, ठीक है। मतलब ऑब्वियस ही बात है, प्रोटॉन कैसा होता है, नेचर का होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है, तो वो किसकी तरफ जाएगा, निगेटिव की तरफ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से जो है, अब वो यहाँ से एक प्लस ई दैट इज प्रोटॉन का जो है वो फॉल होने लगा। तो अब बात समझो, इस केस में हमारा जो फील्ड होगा वो डाउनवर्ड है ना, और जो फोर्स भी लगेगा वो भी कैसा लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा, है ना। इस प्रोटॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो भी कैसे लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अच्छा, अगर ऐसा है
तो सेम वही चीज़ हमें फिर से वही काम करना है। हमें यहाँ से यहाँ तक का हमें क्या निकालना है, टाइमिंग निकालना है। तो टाइमिंग निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। आ रही बात है समझ में। तो हमने कहा सर हम Q है, Q इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, हम लेंगे प्लस ई, और इज इक्वल टू हमारा कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम होता है, ये आपको पता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें चाहिए प्रोटॉन का मास, है ना। तो मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज MP, वो वाला MP नहीं, है ना। कितना हो जाता है 1.67, ये आपको पता है, इंटू 10⁻⁻27 kg। जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से थोड़ा सा भारी होता है, ज़्यादा होता है वो, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या कर ले सर, एसेलरेशन निकाल ले। सो एसेलरेशन दैट इज AP, है ना। एसेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या हमें फॉर्मूला पता है, F/MP, है ना। और F की जगह हम यहाँ पर क्या लेंगे, Q इंटू E लेंगे, है ना, अपॉन MP। अब देखो क्या हमें Q पता है, तो हाँ हमें Q की वैल्यू पता है, कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁻, इंटू E की वैल्यू देखो हमें पता है, अपनी कॉपी में देखो कितना था 2 इंटू 10⁻4, है ना, अपॉन MP। मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके, आप इसे सॉल्व करोगे और इसकी जो वैल्यू है वो आएगी 1.92 इंटू 10⁻12। इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम तो नहीं है ना भाई, प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कितना आ गया 1.92 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है, ठीक है। और अगर जब इतना है तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम टाइम निकाल सकते हैं। तो हम सेम वही काम फिर से करेंगे। नाउ फ्रॉम S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, तो S की जगह क्या रख लो Y, ये पूरा पूरा हो जाएगा 0, हाफ AT स्क्वायर। सो यहाँ से अगर आप T स्क्वायर निकालना चाहो तो कितना हो जाएगा 2Y अपॉन A, है ना। या आप ये भी कह सकते हो कि T इज इक्वल टू √2Y अपॉन A। चलो वैल्यू रख देते हैं। तो देखो हमें पता है 2 की जगह 2 ही रखेंगे। अब देखो y हमें पता है, y हमारे पास कितनी डिस्टेंस थी, तो y की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, कितनी थी 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 इंटू 10⁻⁻2 हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया है, अपॉन एसेलरेशन हमें पता है, देखो कितना है 1.92 इंटू 10⁻12। इसको आप सॉल्व कर लो तो t जो इज इक्वल टू है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2.3 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड। ओके, अब यहां से एक बात ध्यान समझना, आपने कहा कि सर ये जो टाइम है वो किसके फॉल होने का टाइम है, ये प्रोटॉन के फॉल होने का टाइम है। और इलेक्ट्रॉन के फॉल होने का देखो टाइम कितना था, t इज इक्वल टू कितना था 2 पॉइंट, देखो अपनी कॉपी में 2.9 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड। अच्छा, अब बताओ कि 2.3 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड है और 2 इंटू 2.9 इंटू 10⁻�9 सेकेंड। तो बताओ इसमें से कौन सी बड़ी है, ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है, मतलब कौन सा टाइम ज़्यादा टाइम है, ये ज़्यादा टाइम है या ये ज़्यादा। ऑब्वियसली बात है ये ज़्यादा टाइम है, मतलब कि जो प्रोटॉन है उसको गिरने में ज़्यादा समय लग रहा है ना, और जो इलेक्ट्रॉन है उसको गिरने में कम टाइम लग रहा है ना। मतलब थोड़ा सा आप सरप्राइज हुए होगे, अरे सर ऐसा कैसे, हम तो क्लास 11th में पढ़े थे कि हमारी जो मास होता है वो टाइम पे इंडिपेंडेंट रहता है, मतलब टाइम पर जो हमारा टाइम होता है वो मास पर इंडिपेंडेंट रहता है। आप यही तो पढ़े थे क्लास 11th में, नहीं पढ़े थे क्या? अच्छा, क्लास 11th में कहाँ सर पढ़े थे, क्लास 11th में अच्छे से पढ़ते तो सर आज कुछ माहौल और होता है, क्या माहौल होता है। देखो आ रही बात है समझ में। तो आपने कहा सर जो प्रोटॉन के फॉल होने का जो टाइम है वो 2.3 इंटू 10⁻⁻2 है, और जो इलेक्ट्रॉन के फॉल होने का टाइम है वो 2.9 इंटू 10⁻�9 सेकेंड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बहुत पहले फॉल हो जाएगा। भाई ये -9 है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। ये कम है इससे, ये ज्यादा टाइम है, ये कम टाइम है इससे, बहुत कम टाइम है ये इससे, ये वाला टाइम बहुत कम है। तो हम ये कहेंगे कि अब देखो प्रोटॉन हमारा क्या है, हैवियर है। सो हम ये कहेंगे हैवियर, जो हमारा हैवियर पार्टिकल होगा, हैवियर पार्टिकल टेक्स ग्रेटर टाइम, है ना, ग्रेटर टाइम। हैवियर पार्टिकल्स टेक ग्रेटर टाइम टू फॉल थ्रू सेम डिस्टेंस। हमारी डिस्टेंस भी क्या थी, सेम थी, है ना, सेम डिस्टेंस। ओके, अच्छा, और एक बात यहाँ पे आप ये और बता दो कि इट कंट्रास्ट, ये क्या करता है, ये कंट्रास्ट मतलब ये अपोज करता है। इट कंट्रास्ट क्या,
द सिचुएशन ऑफ, इट कंट्रास्ट द सिचुएशन ऑफ फ्री फॉल, ठीक है, अंडर ग्रेविटी। ऐसा क्यों सर? ठीक है, तो आप वहां पे ये देखते थे कि जो अब जब ग्रेविटी की कंडीशन में अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, अगर किसी दो ऑब्जेक्ट को अगर आप फॉल डाउन कराते थे, तो वहां पे हमारी जो बॉडी की जो मास होती थी, है ना, वो इंडिपेंडेंट होती थी, है ना, या फिर ऐसे हम कह लें क्या कि टाइम जो हमारा होता था, अगर हम इन ग्रेविटी के केस में बात करें तो टाइम इंडिपेंडेंट होता था, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, आई बात समझ में, है ना। और हमारा जो एक्सेलरेशन होगा, है ना, यहाँ पर देखो, अगर कंपैरिजन करें तो हमने कहा कि सर यहाँ पे हमारे जो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन था, देखो अपनी कॉपी में आपने कितना लिखा है इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन, वो लिखा आपने कितना था, कहाँ गया, हाँ देखो 3.5 इंटू 10 टू पावर 15, बहुत ज्यादा पावर 15 है ना। प्रोटॉन का आपने कितना लिखा था 1.92 इंटू 10 टू पावर 12, और कहाँ आप ग्रेविटी का कितना लेते हो 9.8। तो ये बताओ मेरे को कि कहाँ ये 9.8 और ये कहाँ 1.92 इंटू 10 टू दी पावर 12। तो बताओ अगर इसका कंपैरिजन करोगे तो आप इसको क्या मानोगे, नेग्लिजिबल मानोगे, मतलब इसकी कोई, मतलब क्या बताया जाए, इसकी कोई औकात ही नहीं इसके सामने, ऐसे कह लो, है ना। तो हम ये कह सकते हैं द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल, है ना। इसके कंपैरिजन में हमारी जो ग्रेविटी होगी ना, है ना, इसके कंपैरिजन में वो एकदम नेग्लिजिबल होगी, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आ रही बात समझ? तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका जो एग्जांपल है वो है। देखो हम बहुत ही ब्रीफ में समझते हैं ना, न्यूमेरिकल्स को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, सारे के सारे जो भी कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी ना, वो आपको सारी बातें पता चलेंगी। वीडियो बड़ा होता है, होने दो, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम जो अभी हमारे क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बहुत ही ईजी हम समझेंगे। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, एग्जाम्पल आपका ये हो गया। एग्जाम्पल नंबर आपका जो भी था, कौन सा एग्जाम्पल 1.8 था, यानी कि 8 ये आपका एग्जाम्पल है। ये आपने कर लिया, आपको समझ में आ गया, आप कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मेरे को समझ में आ गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लो। लिख लिया? ओके, वीडियो पॉज करके लिख लो। देखो क्या कह रहा है, ये कहता है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10 टू द पावर -3 kg। 10 टू पावर -3 kg का मतलब 1000, हमारा ये लगभग ग्राम हो गया, सॉरी 1 ग्राम हो गया। एंड हैविंग अ चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। देखो क्या है, ऐसे समझो कि जैसे आप कभी कभी देखो कि आपके हाथ में ऐसे कोई एक वाटर का ड्रॉप जो है ऐसे इस तरीके से नीचे ऐसे हैंग करता रहता है, लटकता रहता है ना। तो क्योंकि आपका जो आपकी ये जो भी उंगली है ना, वो उस वाटर ड्रॉप को क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है ना, जिसकी वजह से वो क्या किया हुआ है, स्टिक किया हुआ है। अच्छा, तो अब कह रहा है कि ऐसा करना है कि जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास, मतलब हमें क्या करना है कि हमें उस वाटर ड्रॉप को सपोर्ट करे रहना, मतलब कि उसको लटकाए रहना है बीच में। बात समझो, अगर वो वाटर ड्रॉप अगर वो मान लो लटका ही रहना चाहता है ना, हम ऐसा करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है, देखो बात समझो, पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम जो चीजें गिवन है हम पहले उसको लिख लेते हैं। तो हमने कहा सर गिवन क्या क्या, जल्दी से लिख लेते हैं गिवन। देखो कह रहा है कि क्या निकालना है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि आपको ई निकालना है जस्ट टू सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास दैट इज m इज इक्वल टू दे दिया है कितना 10 टू द पावर -3 kg एंड हैविंग अ चार्ज कितना दिया, दैट इज q इज इक्वल टू कितना दे दिया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये आपका चार्ज दे दिया है। तो हम लेट कर लें, क्या लेट कर लें कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मान लो ई मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब कह रहा है कि हमें उस वाटर ड्रॉप को सपोर्ट किए रहना है ना। तो इसका मतलब है कि यानी कि हमने, देखो ऐसे हम ये समझ सकते हैं कि जो भी हमारा फोर्स लग रहा होगा, बात समझना, जो भी फोर्स लग रहा होगा उस वाटर ड्रॉप पर ड्यू टू उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, है ना, और यानी कि और जो देखो अब क्या होगा कि जो ग्रेविटी होगी वो भी क्या कर रही होगी उस वाटर ड्रॉप को अपनी तरफ खींच रही होगी। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि फोर्स ऑन वाटर ड्रॉप है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, दैट इज EF इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर ड्रॉप। बोलो
ऐसा बोल सकते हैं क्या? बताओ। ऐसे हम ये बात कह सकते हैं क्या कि जो भी उस ड्रॉप के ऊपर फोर्स लग रहा होगा किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो भी उस वाटर ड्रॉप पर फोर्स लग रहा होगा, तो अब वो फोर्स किसके इक्वल होगा? तो जो भी वेट है ना लग रहा होगा, मतलब कि जो भी हम ये कह सकते हैं कि जो भी फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, उस वाटर ड्रॉप पे, तो वो दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तभी तो क्या है, तभी तो हमारा वो जो वाटर ड्रॉप है वो अभी भी हैंग किया हुआ है, हमें इसको सपोर्ट देना है, ठीक है, मतलब कि उसको हमें फॉल डाउन नहीं कराना है। तो उस केस में अगर वो फॉल डाउन अगर नहीं हो रहा होगा, इस केस में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और जो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू ग्रेविटी, वो आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। ओके, आगे बात है समझ में? तो देखो ये बताओ मेरे को आप कि आप जो फोर्स लिखते हो, है ना, F इजिकल टू क्या कहते हो? तो F इजिकल टू बेसिकली ये कहते हो Q इंटू ई। बोलो, ये चीजें कर सकते हैं इसके जगह। फोर्स भाई F, देखो आपको ये पता है कि E इजिकल टू क्या होता है? इजिकल टू होता है F अपॉन Q। तो ये बताओ मेरे को, अगर E इजिकल टू F अपॉन Q है तो F इजिकल टू क्या हो जाएगा? EQ। तो हमने वही लिख दिया EQ। और इजिकल टू वेट क्या होता है? वेट इजिकल टू हम इसको कहते हैं क्या? mg। ये तो कहते हैं mg ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। अगर एसोल्यूशन के थ्रू लेते तो हम कह देते थे क्या? हम ma कह देते हैं। तो ये भी हमारा क्या है? एक फोर्स है, ये भी हमारा एक फोर्स है। अच्छा, अब हम क्या कर लें सर? इसकी वैल्यू रख लें। देखो अब यहां से हमें क्या निकालना है? यहाँ से हमें ई निकालना है। तो ऐसा करो, ई को आप यहीं छोड़ दो और क्यू को इधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा? mg अपॉन क्यू। एम की वैल्यू देखो कितनी है? एम की वैल्यू है 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 आप रखते हो, और क्यू कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो आप, तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा लगभग जो है, देखो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो लगभग ये आएगा आपका लगभग, देखो ये 19 ऊपर जाएगा, है ना, तो कितना बचेगा? और इस 98 का 1.6 यानी कि दोनों का 10 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग आएगा 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है ना। और इनटू 10⁻16 क्या ई है? तो ई की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका जो है वो ई इतना आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना थोड़ा, है ना, आप यहाँ से आप PDF फाइल को डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप चीज़ों को देख लेना। ठीक है, सिंपल, आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझना है। बाकी ये जो कैलकुलेशन का काम है आप उसको अपने घर पे रख करके स्ट्रॉन्ग करो। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होती है क्लास 12 फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए, याद रखना मेरी बात, है ना। तो 6.125 यहाँ पर आप ये देख लो, लगभग इतना होगा। ओके, इतनी बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, ये आपको क्वेश्चन समझ में आया? ऐसे करना है, मतलब कि उसको हमें सपोर्ट देना था वाटर ड्रॉप को, मतलब वो जस्ट हैंग हुआ रहे, ऐसा नहीं है कि वो नीचे गिर जाए, है ना। तो हमें इस केस में क्या करना पड़ेगा? तो हमने कहा कि अच्छा, अगर वो हैंग किया हुआ है, मतलब वो लटका हुआ है ना, तो नीचे गिर रहा है ना ही ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड उस वाटर ड्रॉप पर, और जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, वो दोनों आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं। तो हमने दोनों को इक्वल रख दिया, वहां से हमने सॉल्व करके ई की वैल्यू निकाली। ओके, इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलो, इतनी बातें जल्दी से नोट डाउन कर लो। कर लिया? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चे, पहले वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। कर लिया? नोट डाउन कर लिया? चलो देखो समझते हैं क्या कह रहा है कि मेरे पास क्या है, एक क्वाइन है ना, और उस क्वाइन का मास है। ओके, तो क्या गिवन है मेरे पास? क्वाइन का मास दैट इज m इज इक्वल टू गिवन है 1.6 ग्राम। ग्राम में है तो हम इसे क्या कर ले? 1.6 इंटू 10⁻³ kg, हम इसे kg में चेंज कर ले, सो दैट इट मे जस्ट फ्लोट इन एन इलेक्ट्रिक। देखो ये कह रहा है कि मेरे पास ये था, ठीक है, एक क्वाइन थी और क्वाइन का मास जो है वो इतना था। अब कह रहा है कि हम इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लें। बात समझो, कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड, हम इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लें कि जिससे अब ये जो है वो हमारी एक इस ग्रेविटी में, मतलब सॉरी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो फ्लोट करे, है ना, डायरेक्टेड अपवर्ड, वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करता रहे? हमेशा फ्लोट करता रहे। तो बात समझो, यानी कि हमने क्या दे दिया? फिर से ये क्या दे दिया? फिर से ये ई दे दिया। ई इज इक्वल टू कितना दे दिया? 10⁹ न्यूटन पर कूलम दे दिया। और कह रहा है कि हम इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें। तो लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड इज इक्वल टू, मान लो हमने n इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए। तो देखो हमने कहा कि सर अगर ये इलेक्ट्रॉन, मतलब हमारा ये जो क्वाइन है, अगर वो फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब है कि हमने कहा सर इन केस ऑफ क्या कहते हैं? इन केस ऑफ क्वाइन जस्ट फ्लोट। अगर क्वाइन अगर जस्ट फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है
कि अब सेम, यानी कि सेम वही कंडीशन कि उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो भी उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना, और जो ग्रेविटी के थ्रू उसके ऊपर जो भी फोर्स लग रहा होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। भाई देखो, अभी मान लो हमने कहा कि सर अभी ये जो है हमारी ये जो मार्कर है वो भी इस तरीके से पड़ी हुई है, इस तरीके से ऐसे ये अर्थ पर ऐसे गिरी हुई है। तो क्यों गिरी है, इसका मतलब है कि अभी इसमें जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जो ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है ना। और मान लो कि हम कुछ ऐसा कर दें, है ना, कि ये जस्ट फ्लोट करने लगे, हवा में रह जाए, है ना। यहाँ पर हमको ये एक ऐसा हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दें कि जिससे ये अपने ये क्या करे, ये इसको ऊपर की तरफ खींच ले। तो अब इस केस में इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ पे बीच में ऐसे लटकी हुई है, इसका मतलब है कि जो ग्रेविटी फोर्स है ना, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है, और जो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है ना। तो हम ये कहेंगे सेम वही वाला कंडीशन हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। हम क्या कहेंगे कि जो हमारा अपवर्ड फोर्स होगा, अपवर्ड फोर्स किसकी वजह से, अपवर्ड फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ कॉइन, है ना, वेट ऑफ कॉइन। वो दोनों जो हैं आपस में जो ये जो दोनों फोर्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। वेट का मतलब क्या, मतलब हम कहते हैं ना F इज इक्वल टू mg। तो हमने कहा सर Q इंटू E इज इक्वल टू, हमने क्या दिया, M इंटू G। और यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें निकालना है N। तो सर अब यहाँ से N कैसे आएगा, तो ये बताओ मेरे को, क्या आप ये जानते हो, आप ये कहते थे क्वांटाइजेशन आपने पढ़ा था, आपने कहा था ना Q इज इक्वल टू NE। तो जहां भी Q है उसकी जगह हम क्या रख दें, N इंटू E रख दें। तो हमने कहा सर रख दिया जाए। ओके देखो, तो हमने रखा सर N इंटू E और इंटू ये कैपिटल E का मतलब हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान रखना। और E का मतलब ये क्या है, हमारा ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमारी बात समझे, इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से N को आप यहीं छोड़ दो, क्या हो जाएगा, mg अपॉन E और E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये कैपिटल E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैल्यू रख दी जाए। तो m देखो कितना दिया गया है, m दिया गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 kg, इंटू g की वैल्यू आपको पता होती है 9.8 अपॉन E आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलाम, और इंटू इस वाले E की वैल्यू आपको देखो दी गई है कितनी, 10 टू द पावर 9। अब इसको सॉल्व कर लो, है ना, माइनस 19 9, तो ये आपका हो गया 10, और ये ऊपर गया तो प्लस का 10 और माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा 7। और लगभग ये 1.6 से ये 1.6 आपका कट जाएगा और कितना आ जाएगा 9.8। बहुत आसान है यार सॉल्व करना, 9.8 इंटू 10 टू द पावर 7 क्या, इलेक्ट्रॉन। मतलब कि अगर हम उस क्वाइन से इतने इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दे ना, तो हमारा वो जो क्वाइन है वो ऊपर की तरफ क्या करने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा। दिख रहा है, ऊपर की तरफ क्या करने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा। आगे बात से समझे, तो ऐसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, समझ में आया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन को लगाना है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, स्किप नहीं करना, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखो बच्चे, सबसे पहले आप क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। कर लिया? ओके, देखो समझते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको हमेशा कहीं ना कहीं आपको अपनी स्कूल टेस्ट में या फिर एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन ये क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का। ठीक है, देखो क्या कहता है, बहुत आसान है, ध्यान समझना, मेरी बात ध्यान समझना, बहुत आसानी से आप समझोगे। कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस है ना, 2 पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, मान लो कि 1 पॉइंट चार्जेस यहाँ पर है और 1 पॉइंट चार्ज जो है वो यहाँ पर है, और इस केस में क्या कह रहा है, दोनों प्लस है, यानी कि ये मान लो Q1 है और ये मान लो Q2 है। ठीक है, इतना इतना है, सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो 2 मीटर है। ठीक है, फाइंड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम, है ना, ये जो लाइन जो इन दोनों को जो ज्वाइन कर रही है, तो क्या करना है कि हमें एक फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, आगे बढ़ते हैं। एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0, यानी कि हमें इस लाइन के बीच में हमें कोई एक ऐसा पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है जहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो 0 होगी। अब ये क्या चीज है सर, मेरी बात समझो, देखो बहुत आसानी से इसको हम समझेंगे। मैंने आपसे कहा कि मान लो अगर बच्चे, अगर आपके पास अगर एक प्लस चार्ज हो, है ना, तो आप क्या कहते थे कि सर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती थी वो इस तरीके से बाहर की तरफ निकलती थी। बोलो, निकलती थी ना इस तरीके से। अच्छा, और अगर एक निगेटिव, अगर मेरे पास अगर एक चार्ज होता था तो जो फील्ड लाइन होती थी वो बाहर से अंदर की तरफ आती थी। ठीक है, अच्छा,
अब क्या होगा देखो, मान लो अगर हमने कहा कि अगर मान लो अगर हमारा ये चार्ज अगर छोटा है और ये चार्ज अगर हमारा बड़ा है, वो अलग बात है कि क्वांटिटी इसकी जो है वो बड़ी है, मतलब हमने कहा कि वो अलग बात है, ये माइनस है, बट इसकी क्वांटिटी क्या है, बड़ी है ना। तो अब क्या होगा देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस चार्ज के पास, इस चार्ज के नजदीक ज्यादा होगा और बड़ा होगा। जैसे जैसे हम दूर चलते चलेंगे वैसे वैसे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती चलेगी, जीरो होती चलेगी। ठीक है, फिलहाल अभी हम क्या लेते हैं, अभी हम प्लस प्लस लेते हैं, बात समझना ध्यान से। अच्छा, अब सिमिलरली इसका भी क्या होगा, मान लो इस केस में भी क्या होगा, अगर हमने यहाँ पर अगर मान लो प्लस लिया, क्योंकि हमारा जो दोनों चार्ज है वो प्लस है ना, तो फिलहाल अभी हम प्लस लेकर के समझते हैं। बहुत सारे इसके कंडीशन है, बात समझो, बहुत आसानी से समझोगे भी। देखो तो ये भी क्या होगा, ये भी इस तरफ चलेगा और इसके नजदीक जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, और जैसे 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 हम दूर चलते चलेंगे वैसे वैसे इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीक होता चलेगा। अच्छा, कुछ ऐसा होगा। अब देखो यहां से बात समझना। आपने कहा कि सर एक फील्ड लाइन ऐसे चली, एक फील्ड लाइन ऐसे चल रही थी, दोनों ऐसे चल रही थी, है ना, ये ऐसे दोनों ऐसे चल रही थी। ठीक है, यूं ऐसे यहां तक पहुंची और यूं ऐसे अचानक से ऐसे मुड़ गई, या फिर ऐसे नीचे की तरफ ऐसे मुड़ गई। जैसे मान लो ये अगर चार्ज अगर बड़ा है तो ये थोड़ा सा ज्यादा एरिया क्या करेगा, ये ज्यादा एरिया डोमिनेट करेगा। अरे बात समझ में भाई, इसके पास ज्यादा बड़े बड़े गार्ड लगे हैं इसके चारों तरफ, तो ये थोड़ा सा ज्यादा एरिया क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। और अगर ये छोटा सा है तो ये थोड़ा सा कम एरिया डोमिनेट करेगा। मतलब, और हमें इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट निकालना है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी हो वो क्या हो, जीरो हो, है ना। देखो तो अगर ये ज्यादा बड़ा चार्ज है और ये ज्यादा अगर छोटा चार्ज है ना, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, मतलब ऐसे समझो कि वो जो पॉइंट होगा वो इससे थोड़ा सा कहीं दूर होगा, वो इससे थोड़ा सा क्या होगा, कहीं दूर होगा। और इस केस के लिए इस केस में इसका जो पॉइंट होगा वो इसके थोड़ा सा कहीं नजदीक होगा। ये हम कब करेंगे, जब हमारे दोनों कैसे हो, पॉजिटिव चार्ज हो। बात समझना, जब दोनों कैसे हो, पॉजिटिव चार्ज हो। देखो मान लो हमने कहा कि सर नहीं मेरे पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मान लो अगर हम एक पॉजिटिव और एक निगेटिव ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा सर मेरे पास एक है प्लस का Q1, ठीक है, और एक है माइनस का 2Q1। बात समझना, एक हमारा प्लस का Q1 है, एक हमारा माइनस का 2Q1 है। तो इस केस में ये क्या करेगा, देखो अच्छा, अब जैसे आपको पता था कि अगर एक मेरे पास अगर एक प्लस और अगर एक माइनस होता है तो हमारी एक इस तरीके की हमारी क्या बनती थी, एक हमारी फील्ड लाइन बनती थी, इस तरीके से बनती थी। तो इसका मतलब है कि जब, अगर बात समझना ध्यान से, अगर जब दोनों प्लस प्लस हों तो आपका जो वो जो न्यूट्रल पॉइंट है वो इनके ही कहीं बीच में रहेगा। लेकिन एक ऐसा भी आपको न्यूमेरिकल दिखाई देगा जब आपका एक प्लस हो और एक आपका माइनस, तो इस केस में अब इनके बीच में तो वो रहने से रहा नहीं, है ना। बात समझना, तो सर वो कहाँ रहेगा फिर, देखो अब इनके बीच में तो वो रहेगा नहीं, तो इसका मतलब है कि वो इस लाइन से कहीं बाहर रहेगा, या तो इधर की तरफ या तो इधर की तरफ। अब बात समझो, आपने कहा कि सर यहाँ पर 2Q है और यहाँ पर अगर प्लस Q है। अब ये ज्यादा डोमिनेटिंग अमाउंट में है, अगर ये ज्यादा डोमिनेटिंग अमाउंट में है तो ऑब्वियस ही बात है कि जो हमारा वो जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो इसकी तरफ तो नहीं होगा, क्योंकि भाई इससे तो ये, अगर हम मान लो अगर हम एक न्यूट्रल पॉइंट को यहाँ ले लेते हैं तब तो यार ये इससे तो और ज्यादा दूर हो गया ना, ये तो वैसे ही वीक है। और बराबर हमें क्या करने के लिए, हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें इसका बराबर करना है, देखो न्यूट्रल पॉइंट का मतलब कि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इक्वल हो जाए। तो हमने कहा सर अगर हमें दोनों को अगर इक्वल करना है तो क्या हम यहाँ से इसकी डिस्टेंस हम यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, नहीं, तब तो इस केस में इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पर वो और ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि इसके तो बहुत नजदीक है। इसका मतलब है कि हमें वो जो पॉइंट चाहिए होगा वो इससे कहीं दूर चाहिए होगा, और एक अगर प्लस है एक अगर माइनस है तो बीच में तो हो नहीं सकता, इनके बीच में नहीं हो सकता। क्या होगा, तो फिर इसके कहीं इधर होगा, इस साइड होगा। बात में ध्यान समझना, इस साइड होगा, क्योंकि ये ज्यादा डोमिनेटिंग अमाउंट में है ना। और हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा पॉइंट बनाना है जो दोनों के लिए, मतलब जहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो जीरो मिले। तो जीरो मिलने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पॉइंट पर इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे।
है ना, इक्वल होंगे। तो अब ये पॉइंट इसकी तरफ ना होकर के इसकी तरफ होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग अमाउंट में है। और इसकी तरफ अगर पॉइंट को यहाँ पर अगर कर दो, तब तो ये यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस वाले इस चार्ज की वजह से, बात समझना, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बहुत ज्यादा वीक होगा। तो भाई अगर बहुत ज्यादा वीक है और एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर जीरो कहाँ हुआ, जो इंटेंसिटी है वो जीरो कहाँ हुई। हमने कहा कि सर एक 5 हो गया, और एक हमने कहा कि सर एक 20 हो गया, तो बताओ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुई? नहीं जीरो हुई ना। हमने कहा सर एक 5 है और दूसरा वाला भी 5 हो गया, तब हम कह सकते हैं कि हाँ सर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है पर्टिकुलर इस पॉइंट पर। अच्छा चलो, इतनी बातें समझ आई। चलो एक और केस देखो, जैसे मैंने आपसे कहा कि अब क्या हो बात समझना। अब क्या हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया माइनस का ऐसे समझ लो 20 कूलाम। बात समझ रहे हैं, यहाँ पे आप इसको खुद से करोगे, है ना। एक मैंने ले लिया माइनस का 20 कूलाम, और एक मैंने ले लिया क्या, प्लस का, या फिर ऐसे कह लें क्या, माइनस का, एक मिनट, प्लस का हमने ले लिया जैसे 10 कूलाम। ठीक है, तो अब सर इस केस में बताओ, इस केस में क्या होगा, थोड़ा सा गेस करो। ठीक है, एक चार्ज आपका यहाँ है जो कि -20 है, और एक चार्ज यहाँ है जो कि आपका प्लस का 10 है। तो गेस करो क्या होगा, ये प्लस का 10 है और ये माइनस का 20 है। ठीक है, तो सोचो क्या होगा, ये आपकी एक लाइन जॉइनिंग होगी। अच्छा, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस प्लस है, तो हमारा एक इस तरीके से ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा, है ना। अब इनके बीच में तो कहीं रहने से रहा नहीं, वो पॉइंट जो है वो इनके बीच में तो कहीं नहीं होगा, वो कहीं इससे दूर होगा, या तो इस तरफ या तो इस तरफ। अच्छा, अब आपको ये पता करना है कि इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। देखो डोमिनेटिंग अमाउंट में कौन है, -20 है, तो अगर आप इसके नज़दीक लेते हो, मान लो कोई एक चार्ज अगर आप इसके नज़दीक लेते हो, तो जो चार्ज अगर वो पॉइंट अगर इस चार्ज के अगर ज़्यादा नज़दीक है, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी वजह से वो और ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी, और इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बहुत ज़्यादा वीक होगी। तो क्या हमें यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट मिला? नहीं मिला। हमें क्या करना, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल बनाना है। तो इक्वल बनाना है यानी कि हमें जो पॉइंट लेना होगा वो हमें इस चार्ज से कहीं दूर लेना होगा, है ना। तो अब हम इस तरफ चलेंगे, आ रही बात समझ में, तो हमारा जो पॉइंट होगा वो कहीं इस तरफ होगा। ठीक है, चलो इतनी बातें फिलहाल समझ में आ रही हैं। अब हम क्या करते हैं, हम देखो ये न्यूमेरिकल करते हैं, इसके बाद एक और हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके बेसिस पे, है ना, तब आपको ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी। अभी अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो डरने वाली बात नहीं है, ये अभी आपकी आने वाले जो भी अभी न्यूमेरिकल्स हैं उसमें आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फिलहाल हम इसको देख लेते हैं। हमने कहा सर मेरे पास यहाँ पर जो Q1 है वो कितना है, 5 इंटू, वो है कितना, 5 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम प्लस में है, और यहाँ पर भी जो हमारा चार्ज है वो है प्लस का 20 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। अच्छा, अब सेम वही काम होगा भाई, है ना। क्या देखो, ये ज्यादा थोड़ा सा डोमिनेटिंग अमाउंट में है ना, ये डोमिनेटिंग अमाउंट में है, तो ये थोड़ा सा इसको ज्यादा दूर तक क्या करेगा, पुल करेगा इस वाले चार्ज को, इस वाले चार्ज की फील्ड लाइन को ज्यादा दूर तक पुल करेगा, और मान लो ये यहां तक आया, मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जो होगा, है ना, हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो एक पॉइंट P है, ठीक है, और यहां से Q1 से इसकी जो डिस्टेंस है वो x है। कितनी है, x है। ठीक है, तो अब हम क्या मान लें कि इस पॉइंट पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू चार्ज Q1 एंड ड्यू टू चार्ज Q2 वो आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और अगर इक्वल होगा तो यहाँ पर हमारा कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। इक्वल कहने का मतलब क्या समझ रहे हो, जैसे हमने कहा कि देखो, जैसे मान लो ये Q1 है ना, तो जो Q1 है वो इस डायरेक्शन में क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। जो Q2 है तो Q2 की वजह से इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लगेगा। और हम कह रहे हैं कि दोनों इस पॉइंट पर इक्वल हैं, तो और दोनों अपोजिट भी हैं, तो जब अपोजिट होते हैं तो हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर दोनों इक्वल हैं तो आपस में कैसे हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो हम थोड़ा सा यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो क्या लिख लें, अगर हम ये लिख लें क्या कि लेट x मीटर, है ना, फ्रॉम, स्टेटमेंट आप खुद से बना सकते हो, x मीटर फ्रॉम चार्ज Q1, है ना,
द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। ठीक है, इस पॉइंट पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ड्यू टू चार्ज Q1 एंड ड्यू टू चार्ज Q2, वो क्या है, ज़ीरो है इस पॉइंट पर। तो अगर ऐसा है, ठीक है, अगर P पॉइंट पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि इस चार्ज के थ्रू, है ना, ये जो हमने जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो भी क्रिएट किया है ना इस डायरेक्शन में, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और इस चार्ज के थ्रू ये वाला हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो आपस में दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं क्या, सो E1, है ना, देखो E1 किसके थ्रू होगा, E1 ड्यू टू चार्ज Q1, है ना, इज इक्वल टू E2। अब ये E2 फील्ड किसके किसके थ्रू क्रिएट होगा, इस Q2 चार्ज के थ्रू, E2 ड्यू टू चार्ज Q2, आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो अब मेरे को ये बताओ, E का मतलब आप क्या जानते थे, है ना। अब अगर आप एक पॉइंट चार्ज के थ्रू अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप डिफाइन करते थे तो आप क्या कहते थे, आप ये कहते थे 1/4πε0 और Q, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, Q1/r², r, चलो फिलहाल हम r²। तो देखो r² की अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखो कितनी है, x² है, तो हमने कहा सर x² इज इक्वल टू, फिर हमने कहा E2, तो 1/4πε0, तो वही रहेगा। यहाँ पर बस क्या हो जाएगा, Q2/r²। अब सर r² यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या, बात समझो। अगर आपने कहा कि सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है क्वेश्चन में दिया गया है वो 2 मीटर है, तो अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर 2 मीटर है तो आप मेरे को ये बताओ, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी हो जाएगी। तो अगर यहाँ से यहाँ तक x है तो ये कितना बचा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपने x निकाल दिया, दैट इज आपके पास बचा 2 - x मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 - x मीटर। तो हम यहाँ पे क्या रख लेंगे, डिस्टेंस की जगह 2 - x का होल स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर है। अच्छा जी, अब देखो ये पूरा का पूरा इससे क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, Q1/x²। तो हम वैल्यू रख दें Q1 की, तो हमने सर वैल्यू रख दी Q1 की। Q1 की देखो वैल्यू कितनी है, तो 5 × 10⁻11 अपॉन x² की जगह x² छोड़ देते हैं, इज इक्वल टू Q2। Q2 की वैल्यू कितनी है, 20 × 10⁻19 अपॉन, इसको हम ओपन कर लें फॉर्मूले पर, है ना। तो क्या हो जाएगा, a² - b² a - b का होल स्क्वायर है, तो 4 + x² - 4x। ओके, अच्छा अब देखो, एक मिनट, ये 19 है ना यार, सॉरी गलत हो रहा था, ये 19 है ना पूरा का पूरा, ठीक है ना, ये 19 है। ओके, तो ये 19 से ये 10⁻19 से ये 10⁻19 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और ये 5 4 जा ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो देखो क्या बचा, आपके पास बचा 1/x² इज इक्वल टू 4/4 + x² - 4x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, आपने इसका मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना हो गया 4x², और ये कितना हो जाएगा 4 + x² - 4x। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं अब, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 4x, ये इधर आएगा कितना हो जाएगा 3x², और ये इधर आएगा तो प्लस का 4x, और ये 4 इधर आएगा तो माइनस का 4। अभी आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हो, तो मल्टीप्लाई करने पर 12 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 4, है ना, मल्टीप्लाई करने पर -12, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस का 4। बात ध्यान समझना, तो मल्टीप्लाई करने पर 12, यानी कि हम इसको तो वैसे ही छोड़ देते थे, ठीक है। जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही देखो ध्यान समझना, कैसे करते थे, मल्टीप्लाई करने पर -12, मल्टीप्लाई मतलब हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते थे -12, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस का 4, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस का 4। तो हमने मल्टीप्लाई, तो ऐसे भाई कौन से ऐसे 2 नंबर है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, माइनस का 12 आ जाए, और उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, या और ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आ जाए, प्लस का 4 आ जाए। तो हमने कहा सर 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो हमें किसी एक को माइनस में लेना पड़ेगा, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 4, यानी कि हम इसी को माइनस में ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने कहा सर प्लस का 6x और माइनस का 2x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। बताओ, यहाँ से फिर 3x हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो कितना हो गया, ये बचा मेरे पास x प्लस का 2, और ये हो जाएगा माइनस का, हम यहाँ से क्या कर ले 2 कॉमन ले, तो क्या बच जाएगा x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। बस हो गया। अब आपको फिर से कॉमन क्या दिख रहा है, x प्लस 2 आपको कॉमन दिख रहा है, तो कितना बच गया 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप कंडीशन लगा दो कि इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -2। अच्छा, इफ
3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2/3। तो आप मेरे को ये बताओ कि ये वैल्यू वैलिड है या ये वैल्यू वैलिड है? कौन सी वैल्यू वैलिड है? x इज इक्वल टू -2 वैलिड है या x इज इक्वल टू 2/3 वैलिड है? देखो अब यहाँ से देखो, आप अपनी कॉपी में देखो, यहाँ से आपने कहा कि सर अगर हम x इज इक्वल टू -2 अगर हम रखते हैं तो x इज इक्वल टू -2 का मतलब पता है क्या है? कि आपका जो यहाँ पर आपके पास एक चार्ज था, है ना, यहाँ पर आपके पास एक चार्ज है। इसका मतलब है कि अगर आप x इज इक्वल टू अगर -2 लेना चाहते हो तो आपको इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। इसका मतलब है, पता है, देखो अगर आप इस डायरेक्शन में ले रहे हो तो इसका मतलब है कि जो देखो क्या कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लो अगर हम -2 अगर हम यहाँ पर लेते हैं, सपोज दैट आप अगर यहाँ पे -2 ले लो, तो आप क्या कहोगे? अगर आपने इस डायरेक्शन में लिया है, मतलब आपने यहाँ पर लिया, तो इसका मतलब पता है क्या है? ये जो चार्ज है ना, वो भी ये जो चार्ज का मतलब इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और फिर आपने कहा कि अच्छा इस वाले चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी इस डायरेक्शन में। तो क्या ये बताओ पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? क्या सेम डायरेक्शन में मिलेगा? इस चार्ज का भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या इसी डायरेक्शन में मिलेगा? इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या वो भी इसी डायरेक्शन में मिलेगा? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो अगर पॉजिटिव हैं तो एक अगर इधर की तरफ चल रहा होगा तो एक इधर की तरफ, यानी कि दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। आ रही बात समझ में, है ना? तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि बेसिकली ये क्या होगा, अगर हम -2 लेते हैं तो ये एक सेम डायरेक्शन शो करेगा, है ना, सेम डायरेक्शन शो करेगा। तो सेम डायरेक्शन है मतलब कि ये पॉसिबल तो नहीं है कि जो दोनों जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो एक सेम डायरेक्शन शो करें। हाँ, अगर प्लस माइनस होता तब वो सेम डायरेक्शन शो करते हैं। तो हम जो है वो -2 वाली वैल्यू को ना लेकर के हमारी जो कौन सी वैल्यू थी, देखो आप अपने कॉपी में देखो, ये वाली जो वैल्यू थी x इक्वल टू 2/3 थी, हम ये वाली वैल्यू लेंगे, है ना। तो ये वैल्यू गलत हो जाएगी, है ना। आ रही बात समझ में? तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, 2/3 मीटर। यानी कि आपको जो चार्ज है, आप अगर यहाँ पर अगर आप चार्ज को अगर आप रख दोगे, है ना, तो इस पॉइंट पर इस चार्ज के थ्रू जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, और इस पॉइंट पर फिर से इस चार्ज के थ्रू जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। दैट इज यहाँ पर हमारा जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? बहुत ध्यान समझना। अभी हम एक और इस टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं, जिनको नहीं समझ में आया वो अगले वाले क्वेश्चन में ध्यान समझना। ठीक है, बस इतना याद रखो कि जो डोमिनेटिंग अमाउंट में होगा वो थोड़ा सा ज्यादा इसको क्या करेगा, थोड़ा सा ज्यादा इस वाले चार्ज की तरफ होगा, क्योंकि हम इस चार्ज की जितने ही ज्यादा नजदीक रहेंगे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही ज्यादा रहेगी। समझना है ना। और इससे हम जितना दूर जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी ज्यादा डोमिनेटिंग अमाउंट में, तो हमें इसे दूर जाना पड़ेगा और इसके थोड़ा सा नजदीक रहना पड़ेगा। ठीक है, कौन सी केस में? जब दोनों प्लस हो, ध्यान से समझना, जब दोनों प्लस हो तब आपका जो पॉइंट होगा, जो न्यूट्रल पॉइंट होगा, वो इन्हीं के कहीं बीच में होगा। लेकिन अगर मान लो एक प्लस अगर एक माइनस है तो फिर वो इस पॉइंट, इस दोनों चार्जेस के कहीं बाहर होगा, है ना। अब वो कैसे होगा हम वो अगले क्वेश्चन में समझते हैं। ओके बच्चे, देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले आप अपनी इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। कर लिया नोट डाउन? ओके, देखो समझते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं। कौन कौन से? +16 माइक्रोकूलाम का है और एक -9 माइक्रोकूलाम का है। आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर इन एयर। चलो, तो हम ऐसा पहले जैसा ये क्वेश्चन कह रहा है हम इसको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रख लेते हैं। तो हमने कहा सर मेरे पास एक यहाँ पर प्लस चार्ज है ना, और ये कितना है? मान लो कि हमने इसको मान लिया Q1 मान लिया, और ये है प्लस का 16 माइक्रोकूलाम, और यहाँ पर एक माइनस चार्ज है, छोटा सा माइनस चार्ज है, इससे थोड़ा सा छोटा है ना, और ये है 9 माइक्रोकूलाम का, और इसको हमने मान लिया Q2। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? वो है 8 सेंटीमीटर। इतनी बातें क्लियर है? फिर कह रहा है कि डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट फील्ड इज 0। तो आपको क्या बताना है? आपको, है ना, आपको एक ऐसा पॉइंट बताना है, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट बताना है कि जहां सॉरी, जिस पॉइंट पर जो दोनों की रिजल्ट, मतलब जो दोनों का जो रिजल्टेंट हो, यानी कि जो दोनों का जब दोनों को ऐड करें तो उस केस में जो हमारा जो फील्ड मिले उस पॉइंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो क्या मिले? 0 मिले। अब देखो, जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर एक प्लस है और अगर एक माइनस है, तो इस केस में मैंने आपको क्या बताया था कि बेसिकली जो फील्ड लाइन होंगी वो इस तरीके से चलेंगी, एक से मतलब एक तरफ से चलेंगी और माइनस की तरफ जाएंगी, मतलब कि डायरेक्शन सेम होगी। तो इस केस में मैंने आपको बताया था कि जो आपकी जो पॉइंट होगी वो इनके बीच में तो नहीं मिलेगी,
पहली चीज ये क्लियर हो गई ना आपको कि जो पॉइंट होगी, जो हमारा वो जो न्यूट्रल पॉइंट है वो इन दोनों के बीच में तो नहीं मिलेगा। तो सर फिर कहाँ मिलेगा? अच्छा अब देखो बात मेरी समझो। आपने कहा कि सर ये जो है ये हमारा 16 माइक्रोकूलाम का है और ये 9 माइक्रोकूलाम का है। तो ये बताओ बच्चे कि इनमें से ज्यादा डोमिनेटिंग अमाउंट में कौन है? 16 माइक्रोकूलाम ज्यादा डोमिनेटिंग अमाउंट में है। तो अब ये बताओ कि अगर हम, और ये थोड़ा सा वीक है, तो अगर हम डिस्टेंस को मान लो अगर हम इधर रखेंगे, है ना, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट है, ये इस चार्ज के ज्यादा नजदीक है और जो चार्ज जिस पॉइंट के जितना ज्यादा नजदीक रहेगा वहां पर उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना, वो और ज्यादा होगी। और इस पॉइंट पर इस चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो क्या फिर दोनों आपस में इक्वल होंगे? बताओ मेरी बात समझो, क्या दोनों आपस में इक्वल होंगे? नहीं होंगे। इसका मतलब है कि हमें जो पॉइंट रखना है वो इस तरफ ना रख करके हमें इस तरफ रखना है। आगे मेरी बात समझ में? मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की हमारी जो पॉइंट है, कि जो डिस्टेंस है वो कितनी है? x है। और मान लेते हैं कि हमारा ये जो न्यूट्रल पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है? वो हमारा एक p पॉइंट है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? ये बातें बताओ क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि ये ज्यादा डोमिनेटिंग अमाउंट में था, तो अगर हम इसके ज्यादा नजदीक रखेंगे तो ये तो और ज्यादा, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर तो और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इस चार्ज के थ्रू इस वाले पॉइंट पर और कम एक हमारा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमें क्या करना पड़ा? हमें इस पॉइंट को उठा करके यहां से हमें इधर ले जाना पड़ा। अब देखो, अब ये ऑलरेडी पहले से ही कम है, इसकी जो चार्ज है वो पहले से ही कम है, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मान लो समथिंग कुछ रहा होगा, और ये पहले से ज्यादा है, तो अब इस पॉइंट पर भी जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा वो अब इसके लगभग बराबर रहा होगा, है ना? आ रही बातें समझ? तो ये हमारा बेसिक सा फंडा। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने में आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरी बात समझना, ठीक है? तो अब हमने कहा सर ठीक है, अगर ऐसा है तो हम क्या कर ले, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख ले, क्या कि लेट कर लेते हैं P इज द पॉइंट, P इज द पॉइंट, P हमारा क्या है? वो पॉइंट है ना? एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस, है ना, x सेंटीमीटर, राइट साइड ऑफ चार्ज, कौन सा चार्ज है हमारा? Q2, राइट साइड ऑफ चार्ज Q2। आगे इतनी बातें समझ में, है ना? बस यही कॉन्सेप्ट आप लगा दो ना, आपको आपका ये जो न्यूमेरिकल है वो सही होने से मतलब कोई भी नहीं रोक सकता, गलत तो कभी होगा ही नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर हुआ कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे। तो भाई अगर इस पॉइंट पर अगर दोनों अगर हमारे जो फील्ड हैं अगर वो इक्वल हैं, देखो अब सोचो कैसे होगा। ये है, अगर मान लो हम चाहते हैं सर कि इस पॉइंट पर ये वाला हमारा जो चार्ज है वो किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो देखो ये है ना, ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, तो मान लो इसको हम कहते हैं क्या? E1 कहते हैं। अच्छा, अब ये माइनस है ना, बात समझना, ये माइनस है, तो माइनस का आपको पता है ना कि माइनस कैसे आती है? इस डायरेक्शन में आती है। तो सेम उतने ही अमाउंट का, सेम उतने ही मैग्नीट्यूड का, है ना, मैग्नीट्यूड मतलब कोई नंबर, जितना नंबर इसका था सेम उतने ही नंबर का इसने भी क्या किया? एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया। और देखो दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है, यानी कि दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि दोनों को हम आपस में क्या रख सकते हैं? इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में, है ना? तो हमने कहा कि एट पॉइंट P, ठीक है, क्या हो जाएगा? E1 इज इक्वल टू E2। E1 का मतलब क्या है? E1 का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1, है ना, और E2 का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q2। ये डायरेक्शन में कंफ्यूजन तो नहीं है? आप बताओ कमेंट करके। देखो डायरेक्शन में कंफ्यूजन नहीं रहना, अगर कंफ्यूजन तो फिर से समझो, फिर से समझ लो। ये प्लस चार्ज है और हमें इस प्लस चार्ज के कारण, बात समझो एकदम शुद्ध हिंदी में समझो, कि हमें इस प्लस चार्ज के थ्रू हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी थी। तो अब ये जो अगर सिंस बेसिकली हमारा ये एक प्लस चार्ज है, तो आपको पता है कि प्लस चार्ज जो होता है वो उसका जो फील्ड लाइन होता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो इसका फील्ड लाइन ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में से फ्लो होगा ना। तो फील्ड लाइन अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? इधर की तरफ होगा।
अब ये माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज में आपको पता है ना कि जो आपकी फील्ड लाइन होती है वो माइनस चार्ज की तरफ आती है। तो इससे, इस पॉइंट से होकर के एक हमारी जो फील्ड लाइन है वो आएगी किसकी तरफ, इस माइनस चार्ज की तरफ। और ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट इस चार्ज से बहुत ज्यादा दूर है, तो शायद इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो शायद और इस पॉइंट पर और इस चार्ज के थ्रू इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपस में इक्वल होगा। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वल रखना है। वो कह रहा है, वो खुद कह रहा है कि रिजल्टेंट फील्ड क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, है ना। समझ में आ रहा है ना? आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, ओके। तो हमने कहा सर E1 इज इक्वल टू E2, रख दी जाए वैल्यू। तो क्या करोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन, देखो हम बात करेंगे R1 की, बात समझना। हम क्या कहेंगे, हम सर कहेंगे R1, है ना। तो R1 देखो क्या होगा, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस होगी R1। भाई डिस्टेंस हम लेते हैं ना, पर्टिकुलर चार्ज से उस पॉइंट तक के बीच की हम डिस्टेंस लेते हैं। तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस, तो बताओ यहां से लेकर के यहां तक है कितना, 8 है, और यहां से यहां तक x है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस 8। और ये बेसिकली किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा ना, सेंटीमीटर में होगा ना। तो हम इसको किस में चेंज कर लेंगे, हम इसको चेंज कर लेंगे इनटू 10⁻⁻² मीटर। और इस पूरे का क्या करेंगे, डिस्टेंस का करेंगे हम स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q2 अपॉन सेम वही चीज डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक देखो डिस्टेंस कितनी है, इस चार्ज से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x है। तो आप क्या करोगे, x, समझना, x ये सेंटीमीटर में है, इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। बोलो ये क्लियर है। और हम Q1 Q2 की वैल्यू रख लें। Q1 की देखो वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू है 16 माइक्रोकूलाम, है ना। तो 16 माइक्रोकूलाम को हम किसमें चेंज कर लेंगे, कूलाम में। तो 16 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। और इसकी भी वैल्यू हम रख लें क्या, 9 है ना। तो 9 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक हो गई, इतनी बातें क्लियर है। इससे ये पूरा का पूरा कट गया। अब देखो क्या है, यहां पर बात समझना, ये हो जाएगा 10⁻⁻4, ये भी हो जाएगा 10⁻⁻4। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहां पर आपके पास क्या बचेगा, देखो जो बचता है हम उसको लिख लेते हैं। ध्यान समझना, यहाँ पे बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेशन डिफिकल्ट होता है हम उसको बता देंगे, है ना। तो 16 बचा केवल, 10⁻⁻6 से तो 10⁻⁻6 कैंसिल आउट हो गया। नीचे क्या बचा, नीचे बचा x प्लस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर बचा 9 अपॉन, यहाँ पर बचा क्या, x स्क्वायर। बोलो यही तो बचेगा। क्लियर है ये चीजें। अब देखो क्या कर लो, अब आप कहोगे कि सर क्या हम इसे ओपन कर ले, नहीं, आप इसका स्क्वायर रूट ले लो। क्यों, 16 का स्क्वायर रूट कितना मिलेगा, 6, 9 का कितना मिलेगा, 3। तो हमने कहा सर 4 अपॉन x प्लस 8, बोलो 3 अपॉन x। बोलो ये चीज क्लियर है। स्क्वायर ले लिया भाई, तो सबका हमने स्क्वायर, इधर भी हमने स्क्वायर लगा दिया, इधर भी हमने स्क्वायर लगा दिया। ओके, ऐसे नहीं लगाएंगे, इस तरह तो एकदम नहीं लगाएंगे, जैसा लग रहा है कि पता नहीं क्या लगा दिया। देखो इतनी बातें क्लियर है, बहुत आसान है। अब इसको क्या कर लो, ट्राई कर लो। तो ये हो जाएगा आपका 4x इज इक्वल टू 3x प्लस का 24। सो इधर ले आओ इसको 3x को, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर ना। यानी कि हमें कितनी डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा, चार्ज Q2 से 24 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमें अपने उस पॉइंट को रखना पड़ेगा। तब जाकर के उस जगह पर जो दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इक्वल एंड अपोजिट होगी। देन उस केस में हमें जो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो मिलेगा 0। समझ में आया, बढ़िया सा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर हम समझते हैं, है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। और ये आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 1.9 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान समझना, क्वेश्चन को पहले आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो और देखो समझते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड +10⁻⁻8 कूलाम एंड -10⁻�8 कूलाम, मतलब 2 पॉइंट चार्जेस हैं, है ना। एक प्लस में और एक माइनस में, यानी कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ओके, बस चार्ज मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट, है ना। और जो दोनों जो है वो एक दूसरे से 0.1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे गए हैं।
कह रहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी शोन इन फिगर। मतलब कि इसके लिए आपका एक फिगर दिया गया। पहले तो हम फिगर को देखो, पहले फिगर को हमें समझना है। फिगर में सारी चीजें दी गई हैं, है ना। देखो तो फिगर आपका ये कुछ ऐसा है, मतलब यहाँ पर बात ध्यान समझना। आप इस फिगर को अपनी कॉपी में बनाओगे तो छोटा सा बना लेते हैं। अच्छा देखो, हमने कहा कि सर मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज था, ठीक है। बस समझना, ये आपको फिगर बनाना खुद से नहीं है, ये आपका फिगर दिया गया है ना। यहाँ पर एक है बात, बस पहले आपको फिगर को समझना है। अगर जिस बच्चे ने ये फिगर समझ लिया ना, देखो एक पॉइंट है यहाँ पर सी, ओके, ये यहाँ पर एक पॉइंट है सी पॉइंट है, और यहाँ पर एक पॉइंट है बी, सॉरी यहाँ, ठीक है, यहाँ पर एक बी पॉइंट है, और यहाँ पर एक पॉइंट है ए, एकदम बीच में कहीं ए पॉइंट है ना। और देखो क्या हुआ, देखो कैसे बना रहा है फिगर, देखो फिगर समझना, फिगर को एकदम ध्यान समझना। यहाँ पर एक चार्ज है, तो इस चार्ज के थ्रू इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो सर यहाँ पर केवल ईवी ही दिया है, मतलब अच्छा अब मेरी बात समझना, अगर ये एक चार्ज है तो इस चार्ज के थ्रू भी तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, लेकिन ये इसी डायरेक्शन में क्यों लिया, फिलहाल अभी हम इसको समझेंगे, ठीक है। अभी हम इसे समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ये फिगर है तो पहले आप फिगर को समझो। सिमिलरली देखो क्या हुआ कि इस पॉइंट के थ्रू, या ऐसे कह लो कि इन दोनों पॉइंट के थ्रू, है ना, इन दोनों चार्ज के थ्रू इस पॉइंट पर हमारा, जो इस पॉइंट ए पर हमारा इस डायरेक्शन में जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, जिसको इसने कह दिया ई ए। तो सर इधर की तरफ ही क्यों हुआ, ये फिगर में दिया है, ये हम नहीं बना रहे, ये फिगर दिया है ना। अच्छा अब सिमिलरली इस सी पर इस चार्ज के थ्रू एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, जिसको इसने नाम दे दिया क्या, जिसको इसने नाम दिया है E1C, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, 1C एट पॉइंट सी पर। सिमिलरली अब देखो इस वाले चार्ज के थ्रू, अच्छा ये माइनस में है, ध्यान समझना, ये माइनस है और ये आपका प्लस है, ठीक है। तो इस चार्ज के थ्रू, या ऐसे कह लें कि इन दोनों चार्ज के थ्रू क्या हुआ, या फिर केवल इस चार्ज के थ्रू इधर की तरफ जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, जिसको हमने कहा क्या, E2C, ठीक है। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो दी गई है 0.1 मीटर, ये आपके फिगर में गिवन है, और बोला भी कि दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस इतनी है। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस दी गई है ना, इस बी पॉइंट तक की यहां से वो दी गई 0.05 मीटर, ओके। और ये सारा का सारा भी कितना है, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, ठीक है। ये भी आपका 0.1 मीटर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। चलो ये फिगर आपको समझ में आ रहा है। तो हमें क्या निकालना है सर, हमें इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इस बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, और इस सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, हमें ये फाइंड आउट करना है, ओके। अब बात समझो मेरे यहाँ से, आपने कहा कि अगर हम बात करें, पहले हम बात करते हैं पॉइंट ए पर, है ना। हमने कहा सर एट, एकदम ध्यान समझना, एट पॉइंट ए। देखो तो ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट पर देखो क्या है, इस पॉइंट पर ये पॉजिटिव वाला भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और इस पॉइंट पर ये निगेटिव वाला भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो पहले ऐसा कर लो कि Q1 और Q2 की वैल्यू देखो दी गई है। Q1 कितना है, Q1 है 10 टू दी पावर माइनस का 8 कूलाम, और जो Q2 है सेम उतना ही है बस, लेकिन जो इसकी सिंबल है वो माइनस में है, और माइनस का 10 टू द पावर माइनस का 8 कूलाम ये है। अब देखो हम बात कर रहे हैं पॉइंट ए पर, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि देखो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट ए ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अभी हम इस वाले चार्ज के थ्रू ले रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज Q1, कौन सा पॉजिटिव चार्ज Q1। तो अब देखो Q1 के थ्रू इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, टुवर्ड्स, किस तरफ होगा, टुवर्ड्स राइट साइड, है ना, टुवर्ड्स राइट साइड, ऐसे तो होगा। इस पॉइंट पर राइट साइड की तरफ क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। तो कितना होगा सर,
हमें पता है क्या, तो हमने इसको क्या दिया, हमने इसे क्या दिया E1A, 1 के थ्रू लग रहा है A पर, तो हमने क्या दिया E1A इज इक्वल टू 1/4πε0 और सेम वही Q1/R²। अब R देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, अगर ये एक मिड पॉइंट है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 0.1 का हाफ हम कर लें तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा 0. या पहले चलो रख ही देते हैं 0.05 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए तो कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻9 और इंटू Q1 देखो कितना है, ये है आपका 10⁻⁻8 अपॉन, आप इसको अगर ओपन करोगे तो ये मिलेगा आपका 0.0025, ठीक है। और इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये लगभग आपका आएगा, इसको सॉल्व तो आप कर सकते हो, तो ये आपका लगभग आएगा कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 3.6 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, बस मिनट, इतना ये आपका आ रहा है E1A, ठीक है। अभी आपने किसके थ्रू निकाला, फिगर को आप देखते रहो, अभी आपने निकाला Q1 के थ्रू पॉइंट A पर आपने चार्ज निकाला। तो सिमिलरली अब Q2 वाला भी क्या करेगा, Q2 वाला भी A पर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो अब हम क्या कर लें, सिमिलरली देखो इलेक्ट्रिक बस देखने का ये बड़ा क्वेश्चन है बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना एट पॉइंट ए ड्यू टू कौन से चार्ज के थ्रू, ड्यू टू निगेटिव चार्ज, ड्यू टू निगेटिव चार्ज Q2, कौन सा चार्ज Q2, ठीक है। तो अब इस केस में देखो, अब फिर से यहाँ पे समझो, इस केस में ये भाई मेरे पास क्या है, एक निगेटिव चार्ज है और ये हमें इस पॉइंट पर, हमें इस निगेटिव चार्ज के थ्रू इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना है, निकालना है। देखो ये निगेटिव चार्ज है, तो अब मेरे को बताओ निगेटिव चार्ज क्या करता है, निगेटिव चार्ज में जो फील्ड लाइन होती है वो कैसे आती है, वो इसकी तरफ आती है ना, इससे दूर तो नहीं जाती, इसकी तरफ आती है। तो इस केस में भी क्या होगा, ए से एक लाइन चलेगी किसकी तरफ, Q2 की तरफ, इस डायरेक्शन में। तो हमारी जो होगी सेम कंडीशन ऐसे ही होगी, इधर की तरफ चलेगी, यानी कि Q1 के थ्रू जो चार्ज लग रहा था वो भी इस डायरेक्शन में है और जो Q2 के थ्रू जो चार्ज लग रहा है वो भी इस डायरेक्शन में है। आ गई बात समझ में, आ रही मेरी बात समझ में। तो हमने कहा कि निगेटिव चार्ज Q2 टुवर्ड्स राइट, कैसे होगा, ये राइट डायरेक्शन में होगा, है ना। और देखो इसका भी जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी सेम होगा। क्यों सेम होगा सर, क्योंकि इसका जो Q1 है, बात मेरी समझो, इसका जो Q2 है वो भी कितना है, सेम उतना ही है, 10⁻⁻8 है। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी रखोगे, इतनी ही रखोगे, R की वैल्यू इतनी ही रखोगे, तो जो वैल्यू आएगी वो भी इतनी ही आएगी, है ना। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि सो E2A है ना, ड्यू टू चार्ज 2 है ना, पॉइंट ए पर हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ड्यू टू चार्ज 2 इज इक्वल टू सेम इतना ही आएगा। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, 3.6 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, बोलो इतना ही आएगा, है ना। तो अब भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, नेट मतलब एग्जैक्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब वो क्या होगा। देखो हम ये कह रहे हैं कि आप जो है, आप एक रस्सी से इस पॉइंट को, कोई एक बंदा है जो इस तरफ खींच रहा है, ठीक है, और एक दूसरा बंदा भी है जो उसी पॉइंट को, है ना, उसी की तरफ खींच रहा है। तो अब जो टोटल ओवरऑल जो फील्ड होगा, तो हम दोनों को क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे ना। हम कह रहे हैं कि एक मेरा फील्ड इस तरफ लग रहा है और एक दूसरा वाला फील्ड भी क्या कर रहा है, इस तरफ लग रहा है, तो दोनों फील्ड हमारे आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब इस तरीके से चलेंगे। तो हमें अगर हमें नेट फोर्स निकालना होगा, सॉरी हमें नेट अगर फील्ड निकालना होगा एट पॉइंट ए पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे, सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो हमने कहा सर E A। अब बात समझ में आई, वहां पे E A इस डायरेक्शन में क्यों दिया गया है आपके एग्जांपल में, है ना, आपके फिगर में। तो E A इज इक्वल टू हम क्या कह लेंगे, E1A प्लस E2A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो रख लो वैल्यू 3.6 × 10⁻4 और प्लस 3.6 × 10⁻4। अब इस टाइप की वैल्यू को कैसे सॉल्व करते थे, तो देखो 3.6 × 10⁻4 कितने टाइम है, 2 टाइम है। तो हम ये कह लें कि 2 × 3 पॉइंट्स, ये तो आता होगा सॉल्व करने,
इंटू 10⁴ कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो तो 6 2 12 2 और 3 2 6 7 7.2 इंटू 10⁴ और क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर कूलम। ये आपका भी फर्स्ट आंसर आया है। बहुत आसान है। आगे मेरी बात समझ में, फर्स्ट ये जो है क्वेश्चन समझ में आया, नोट डाउन कर लिया, जल्दी जल्दी चीज़ों को नोट डाउन करते चलो। जब आपका स्क्रीन जब जैसे चेंज होता रहा करे, आप चीज़ों को तुरंत नोट डाउन कर लिया करो। ओके, मिटाया जाए इसे। देखो अब फिर यहाँ से बात समझना, बहुत जल्दी से बात समझना, हम यहाँ से इसको खत्म करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम सर कहें कि अगर हम लेना चाहते हैं एट पॉइंट बी पर, तो सर ये इस डायरेक्शन में ही क्यों बनाया है, अब हम इसको समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। हम पहले क्या निकाल लें कि इस पॉइंट बी पर जो है इस वाले चार्ज के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। तो बात समझो, ये आपका है पॉजिटिव चार्ज, और आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी जो फील्ड लाइन होती है वो कुछ ऐसे होती है, इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है। तो जो डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पर फील्ड की वो भी इस तरफ होगी, बात समझना, वो भी इस तरफ होगी, है ना। अच्छा, तो हम सबसे पहले क्या निकाल लें, हम ये निकाल लेते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड EF ड्यू टू चार्ज Q1, है ना। तो देखो कैसे होगा, ड्यू टू चार्ज Q1 मतलब पॉजिटिव चार्ज बेसिकली अगर हम ले रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे E1B, 1 के थ्रू हम निकाल रहे हैं, है ना। तो क्या कहेंगे 1/4πε0 और Q1/r² इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ और इंटू, देखो Q1 की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻8 और अपॉन, आप सेम इनके बीच की डिस्टेंस ले लो, देखो डिस्टेंस कितनी है 0.05, तो डायरेक्टली अगर हम कर लें तो 0.0025 इतना आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो सेम हमें वही मिलेगा 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। बोलो। सिमिलरली अब देखो फिर से यहाँ से बात समझते हैं। अब ये वाला जो चार्ज है, ये चार्ज भी क्या करेगा, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, जनरेट करेगा। तो सर कैसे करेगा, किस डायरेक्शन में करेगा, देखो ये बेसिकली है माइनस, ये क्या है माइनस है, और अगर माइनस है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर वो इस डायरेक्शन में होगा। बात में समझना, वो कैसे होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, है ना, ऐसे इधर की तरफ होगा। तो अब हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2, है ना, Q2, तो क्या अप्लाई करेंगे 1/2b इज इक्वल टू सेम वही काम 1/4π, अच्छा इतना नहीं लिखते हैं हम, 1/4πε की जगह हम k भी रख सकते हैं, क्या बोलो, है ना, इंटू Q2/r²। अब सर R2 कहाँ से कहाँ तक लिया जाए, तो देखो R2 हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंगे, है ना, 0.1 प्लस 0.05 तो कितना हो जाएगा 0.15, ऐड कर दो पूरे को तो 0.15 होगा। तो हम R2 की जगह क्या रखेंगे 0.15, यानी कि K की वैल्यू रख लेते हैं 9 इंटू 10⁹ इंटू Q2 कितना है, सेम वही मेरे पास 10⁻⁸ अपॉन R2 कितना है, तो 0.15 का होल स्क्वायर, है ना। आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 0.4 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। किसकी तरफ, टुवर्ड्स, या ऐसे कह लें एलोंग कह लेते हैं, है ना, एलोंग किसकी तरफ चलेगा, तो एलोंग राइट साइड में, है ना, कैसे राइट साइड में, एलोंग राइट साइड, ठीक है। अच्छा, तो आपने कहा, बात समझो, आपने कहा कि सर ये जो हमारा चार्ज है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और ये जो चार्ज है इसकी वजह से इस पर जो है वो इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे समझो कि इस पॉइंट को एक इधर वाला इस रस्सी से पकड़ के खींच रहा है, और एक इधर कोई बंदा है वो अपना इधर एक इस रस्सी से पकड़ के खींच रहा है,
है ना। तो अब क्या हम करेंगे, तो हम अगर हमें नेट फोर्स अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे ना बड़े वाले फोर्स को। इस तरीके से तो करते थे, मान लो अगर ऐसा सोचो, अगर इसको कोई अगर रस्सी से खींच रहा होता तो हम बड़े वाले वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू को क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते। तो अब सर बड़ा कौन और छोटा कौन, देखो आपने E1B निकाला है, तो E1B कितना है 3.6 इंटू 10⁴ है, और आपने E2B निकाला है कितना है 0.4 इंटू 10, तो बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है ना। यानी कि E1B यानी कि इधर वाला डायरेक्शन बड़ा है, यानी कि जो हमारा नेट जो रिजल्टेंट हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है। अरे बात में मैंने आपसे कहा कि आप मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगा करके आप इसको खींच रहे हो, और इधर वाला बंदा जो है वो 5 न्यूटन का फोर्स लगा करके इधर की तरफ खींच रहा है, तो हमारा ये जो पॉइंट है वो किधर की तरफ डिस्प्लेस्ड होगा, 10 न्यूटन वाले की तरफ डिस्प्लेस होगा। तो इसलिए फिगर में ये वाला इधर वाला एरो लगाया गया है। ओके, क्लियर है बातें। देखो तो हम सेम वही क्या कर लें अब हम हेंस, बहुत बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन है ये, है ना। हेंस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, तो क्या हो जाएगा सर, EB इज इक्वल टू E1B माइनस E2B। माइनस करेंगे, पहले वाले केस में हमने प्लस किया था, क्यों किया था आपको पता है रीजन, ठीक है। तो रख दिया जाए वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी 3.6 इंटू 10⁴ माइनस 0.4 इंटू 10⁴। क्या कर लिया जाए 10⁴ कॉमन ले लिया जाए, क्या बचेगा 3.6 माइनस 0.4, तो कितना हो जाएगा, ये आपका बच जाएगा 3.2 इंटू 10⁴ दिख रहा है, न्यूटन पर कूलम। किधर की तरफ, टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना, लेफ्ट डायरेक्शन में हमारा। तो ये फिगर भी क्या है, सही बनाया है, एनसीईआरटी ने जो फिगर बनाया है वो सही बनाया है। ओके, आपने ए पर निकाल लिया, आपने बी पर निकाल लिया, और वीडियो हो गया बहुत ज़्यादा बड़ा, कोई बात नहीं, एक जल्दी से हम सी पर निकाल लेते हैं, बहुत बड़ा हो गया यार वीडियो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखो जल्दी समझते हैं एट पॉइंट सी। ओके, अब बात समझो, अब ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है। तो आपने कहा सर एक जो ये जो प्लस चार्ज वाला होगा, ये प्लस चार्ज वाला क्या किया, यूं इस पर एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, क्रिएट किया, सही है। तो हमने इसको कह दिया E1C। अब ये जो माइनस वाला होगा ये भी उसके ऊपर एक फील्ड लगा रहा होगा, तो किस डायरेक्शन में, अब ये ऑलरेडी माइनस है ना, तो आपको पता है कि माइनस ऐसे चलता है, हाँ। तो ये इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, जिसको हमने कह दिया E2C ड्यू टू चार्ज Q। तो सर अब एक इधर है एक इधर है, अगर भाई एक ऐसे होता एक ऐसे होता तो हम दोनों को क्या कर लेते, माइनस कर लेते, या एक ऐसे होता एक और भी ऐसे होता तो हम दोनों को प्लस कर लेते। तो सर इस डायरेक्शन में इस केस में क्या किया जाए, तो मैंने आपको बताया था इस केस में हम क्या लेंगे, इस केस में हम इसका रिजल्टेंट लेंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, देखो मैंने आपको बताया रिजल्टेंट ड्रॉ करना, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो क्या करो, आप एक लाइन ड्रॉ करो जो किसके पैरेलल हो, जो इसके पैरेलल हो। सिमिलरली एक और लाइन ड्रॉ करो जो इसके पैरेलल हो, इसके पैरेलल हो। दोनों को देखो यहाँ पर मिल रहा है, तो ये जो होगा ना यही आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। आगे बात समझ में, तो इसको हम क्या देंगे सर, इसको हम क्या देंगे EC, है ना, इज इक्वल टू हमारा जो रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट देखो हम कैसे निकालते हैं, तो हमने कहा एट पॉइंट C, तो एट पॉइंट C पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज Q1। देखो जो Q1 है ना, और जो Q2 है, तो दोनों के थ्रू जो चार्ज होगा, मतलब दोनों हमारे चार्जेस क्या है, सेम है, बस वो सिंबल का चेंजेस है। तो जो मैग्नीट्यूड होंगी दोनों की वो क्या होंगी, सेम होंगी। मैग्नीट्यूड का मतलब जो नंबर होगा वो सेम होगा। ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2 इज इक्वल टू हम कह सकते हैं क्या, E1C इज इक्वल टू E2C। बोलो दोनों सेम होगा ना, कितना होगा 9 इंटू 10⁹, मतलब कि K इंटू 10⁻⁻8, ये आपका चार्ज है, अपॉन डिस्टेंस देखो कितनी है 0.1, यही तो है इसका स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ओके, इतनी बातें समझ में आ रही हैं। अच्छा जी, अगर आपने क्या निकाला, आपने E12 और आपने E1C और आपने E2C निकाल लिया,
तो अब क्या कर लो, आप रिजल्टेंट निकाल लो। सो ई सी इज इक्वल टू, याद है क्या, E1C का स्क्वायर प्लस E2C का स्क्वायर प्लस 2E1C E2C कॉस थीटा। अब सर कॉस थीटा, सर थीटा क्या लिया जाए? देखो आपको ये कैसा ट्रायंगल दिख रहा है, वो एनसीईआरटी नहीं बोल रहा है कि वो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, सॉरी 0.1 है ना। तो अगर ये सब 0.1 है तो हमारा ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। और आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे साइड इक्वल होते हैं, और जो भी एंगल होता है वो कितना होता है, वो आपका 60 डिग्री होता है। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। अच्छा अगर ये 60 है, बात समझना, अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, ये भी 60 होगा। क्लियर है, आ रही बात समझ में? और अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा, ये भी आपका 60 होगा। तो 60 और 60 कितना हो गया, 120, यानी कि ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा, 120। तो थीटा की जगह हम कितना रखेंगे, थीटा की जगह हम रख देंगे 120 डिग्री। आगे बात समझ में? और हमने स्टार्टिंग में बताया था कि cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2। ठीक है, तो देखो डायरेक्टली यहां से करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना, फोकस करना। आप E1C की वैल्यू कितनी रखोगे, इतनी रखोगे, इसका स्क्वायर करोगे। E2C की वैल्यू कितनी रखोगे, इतना रखोगे, इतने का स्क्वायर करोगे। इन दोनों को मिलाकर के भी क्या करोगे, इसका पूरे का स्क्वायर करोगे। तो जब ये स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, सेम वही चीज, यहाँ भी सेम वही चीज, यहाँ भी सेम वही चीज, तो हम इस पूरे को क्या कर ले, बाहर निकाल ले। तो हमने कहा सर 9 × 10⁻³ ये हमारा निकल गया बाहर। अंदर क्या बचा सर, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर भी बचा 1, यहाँ पर बचा 2 × cos 120, cos 120 का मतलब 1/2। तो देखो क्या हो गया, EC इज इक्वल टू 9 × 10⁻³ और √2 और प्लस, देखो ये कितना हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, दैट इज माइनस का 1, तो 2 - 1 दैट इज 1। तो कितना बच गया, 9 × 10⁻³ है ना, न्यूटन पर कूलाम। और किस डायरेक्शन में, क्या बताओगे, टुवर्ड्स राइट। देख लो टुवर्ड्स राइट, तो क्या बताओगे, टुवर्ड्स राइट। ओके बच्चे, ठीक है, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, है ना। बाकी आपको चैप्टर के लास्ट में जब हम ये चैप्टर खत्म करेंगे तो आपको ढेर सारे असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, है ना। आप असाइनमेंट्स को ट्राई कर सकते हो, लगा सकते हो, उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे जो भी आपके वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, है ना। तो आप उसको ट्राई करोगे। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताओगे, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, जैसा भी है आप कमेंट करके जरूर बताओगे। ओके चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।